नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज अपन करेंगे राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी से संबंधित राजस्थान जीके जो कि उसमें रखा गया है और उसमें भी राजस्थान कला एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे और उन प्रश्नों को उठाएंगे जो पहले एग्जामों में आ चुके हैं और जो एग्जामों में आ सकते हैं, यानी जो महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट भी साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह अपन पढ़ेंगे आज का पहला सवाल। और पहला सवाल है, राजस्थान में ब्लू पोएट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? इसके चार ऑप्शन है। अ में है देखिए बीकानेर, ठीक है। अब देखिए बीकानेर है, ब में है डूंगरपुर, स में जयपुर और द में है जैसलमेर। तो ब्लू पोएट्री का प्रमुख केंद्र है दोस्तों वो है जयपुर। अब बात करते हैं ब्लू पोएट्री के बारे में। तो ब्लू पोएट्री है ये मूल रूप से है फारस की। फारस का मतलब का क्या, कौन सा? ईरान। ये ईरान की है, मूल रूप से फारस की है। इसे यहाँ पर राजस्थान में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जयपुर के शासक थे मान सिंह। ये मान सिंह जब अकबर की सेना में थे और जब इन्हें लाहौर भेजा जाता है तब ये इस कला को देखते हैं और वहीं से इस कला को ये लेकर आते हैं। अब देखिए ब्लू पोएट्री में क्या होता है। ब्लू पोएट्री के अंदर चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं और चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की कारीगरी की जाती है। यानी इसमें प्रधान रंग कौन सा होता है? वो होता है नीला रंग। नीले रंग से कारीगरी की जाती है और उसके ऊपर चित्र बनाए जाते हैं अच्छे अच्छे। अब आगे बात करते हैं। सवाल पूछा गया था कि राजस्थान में ब्लू पोएट्री का सर्वाधिक विकास किस शासक के समय हुआ? दोस्तों यहाँ पर देखो मैंने सवाल पूछा है ब्लू पोएट्री का विकास किस शासक के समय हुआ सर्वाधिक विकास? तो जयपुर के शासक थे सवाई प्रताप सिंह। कौन थे? सवाई प्रताप सिंह के समय क्या हुआ था? ब्लू पोएट्री का सर्वाधिक विकास हुआ। लेकिन ब्लू पोएट्री को लेकर कौन आए थे? तो लेकर आए थे, वो आए थे मान सिंह। कौन लेकर आए थे? मान सिंह। अब बात करते हैं ब्लू पोएट्री के संबंध में अगली बात। ब्लू पोएट्री का प्रसिद्ध कलाकार कौन हुआ है आज तक का? तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है कृपाल सिंह शेखावत। ये जो कृपाल सिंह शेखावत हैं ये ब्लू पोएट्री के प्रसिद्ध कलाकार है और इन्हें एक पुरस्कार मिल चुका है भारत सरकार द्वारा, पद्मश्री पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्मश्री पुरस्कार। इसके अलावा कृपाल सिंह शेखावत को ध्यान रखना, ब्लू पोएट्री में योगदान के लिए राजस्थान रत्न मिल चुका है। कौन सा रत्न मिल चुका है? राजस्थान रत्न भी मिल चुका है। तो ये था दोस्तों पहला सवाल। अब बात करते हैं अपन दूसरे सवाल की और दूसरा सवाल है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? चार ऑप्शन है। अ गौरी देवी, ब मांगी देवी, स बन्नो बेगम और द अल्लाह जिलाबाई। दोस्तों सवाल पूछा है मरुभूमि की कोकिला, तो मरुभूमि की कोकिला पूछा है, इसका मतलब इसका आंसर होगा वो होगा गौरी देवी। दोस्तों कई लोग होते हैं इस चीज को अल्लाह जिलाबाई है इनके बारे में करते हैं। अल्लाह जिलाबाई नहीं है मरु कोकिला, मरुभूमि की कोकिला है वो है गौरी देवी। अब बात करते हैं गौरी देवी से संबंधित। तो इनका जो जन्म हुआ था उस समय की जो मारवाड़ रियासत है उसमें हुआ था गौरी देवी का जन्म, और मारवाड़ रियासत में हुआ था। अगली बात, ये जिस गायन शैली में गाया जाता है वो है मांड गायन। ये एक मांड एक गायन की एक शैली होती है। इस शैली में क्या होता है, गीत गाए जाते हैं और इस मांड शैली में ही मरुभूमि कहा जाता है इस गीत के कारण, मांड गायन के कारण गौरी देवी को। इसके अलावा गौरी देवी को 2013 में, कब? 2013 में गौरी देवी को 2013 में राजस्थान रत्न दिया गया है। कौन सा रत्न दिया गया है? राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो ये था आपका दूसरा प्रश्न। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए, प्रश्न क्या है? गोरबंद आभूषण हैं। चार ऑप्शन है देखिए। राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का आभूषण। दूसरा ब ऑप्शन देखिए, राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहनने वाला विशेष आभूषण। स ऊंट के गले का आभूषण और द है महिलाओं के हाथ में पहनने का बाजूबंद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऊंट के गले का आभूषण। देखो गोरबंद होता है, ऊंट के गले के आभूषण होता है। आप लोगों ने ऊंट देखे होंगे, सजीले ऊंट, और ऊंट जब सजता है तो ऊंट की लंबी गर्दन पर एक चित्र होता है, आपने देखा होगा, मतलब एक आभूषण होता है और वो उसके ऊपर देखो नक्काशी होती है, कांच जड़े हुए होते हैं, अच्छे अच्छे फूंदे लगे हुए होती हैं, अच्छी अच्छी तारें लगी हुई होती हैं और देखने पर बड़ा सुहावना लगता है। और एक चीज़
जो ये गौरबंद आभूषण हैं ये सर्वाधिक कहाँ पर बनता है? तो देखिए ऊंट के ये बनता है शेखावाटी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? शेखावाटी क्षेत्र में। एक चीज और, एक गाना भी है इसके ऊपर, कौन सा है? गौरबंद गीत है। और गौरबंद गीत है वो कहाँ पर गाया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में गाया जाता है। महिलाएं क्या गीत गाती है? लड़ली लूमा जुमाए मारो गौरबंद नखरालो। तो गौरबंद किसका आभूषण है? ऊंट के गले का आभूषण है। गौरबंद गीत कहाँ गाया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में गाया जाता है। इसके अलावा सर्वाधिक गौरबंद के आभूषण कहाँ पर बनते हैं? तो शेखावाटी क्षेत्र में बनते हैं। तो अगला प्रश्न उठाते हैं, ये तो हो गया है पूरा। अब देखिए अगला सवाल है, जोधपुर के निकट ओशियां मंदिरों का समूह किसकी देन है? अब इसके 4 ऑप्शन है, अ राठौड़, ब गहलोत, स चौहान और द प्रतिहार। दोस्तों सवाल क्या पूछा गया है? ओशिया मंदिरों का समूह किसकी देन है, यानी कौन से वंश की देन है? तो इसकी देखिए 4 ऑप्शन है, यानी क्या ऑप्शन है? अ में राठौड़, ब में गहलोत, स में चौहान और द में प्रतिहार। तो इसका जो सही राइटर होगा आंसर वो होगा द प्रतिहार। अब बात करते हैं ओशिया के बारे में। दोस्तों ओशिया, ओशिया को क्या कहा जाता है आपको पता होगा? राजस्थान का क्या कहा जाता है? भुवनेश्वर। क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का भुवनेश्वर। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि ओशिया का प्राचीन नाम क्या था? तो ओशिया का प्राचीन नाम था उपकेश पटन। क्या नाम था? उपकेश पटन। ओशिया का प्राचीन नाम उपकेश पटन भी मिलता है। सवाल पूछा गया था आर्ट एंड कल्चर में, ध्यान रखना दोस्तों। इसके अलावा ओशिया के बारे में अपन बात करें तो देखिए राजस्थान में ओशिया है, इसके यहाँ पर जैन कौन से मंदिर? जैन मंदिर भी मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सूर्य का मंदिर भी है, सूर्य मंदिर। ध्यान रखना राजस्थान में 4 सूर्य मंदिर हैं। कितने सूर्य मंदिर हैं? 4। और चारों में एक सूर्य मंदिर है, वो कहाँ पर है? जोधपुर में है। और जोधपुर में कहाँ पर? ओशिया में है। अगली चीज, अब देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार सवाल पूछा जाता है ओशिया से संबंधित। क्या सवाल पूछा जाता है? तो सुनिए कि यहाँ पर एक मंदिर है सचियाई माता का। कौन सी माता का? सचियाई माता। और सचियाई माता है ये किस वंश की कुल देवी है? किस वंश की कुल देवी है? तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर एक वंश है जिसका नाम है ओसवाल, यानी ओसवाल जाति की जो जाति है, इन जातियों की जो आराध्य देवी है या कुल देवी है, कौन सी देवी है? सचियाई माता है दोस्तों। कौन सी माता है? सचियाई माता। तो ओशिया से संबंधित ये 4 बातें हैं। कौन कौन सी है? कि ये प्रतिहार कालीन मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर ओसवाल जाति की जो कुल देवी है सचियाई माता का मंदिर है। ओशिया का प्राचीन नाम उपकेश पटन है। इसके अलावा राजस्थान का 4 सूर्य मंदिर में से एक सूर्य मंदिर ओशिया में स्थित है। और इसे प्राचीन काल में कहा जाता है राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता है। तो अब पढ़ते हैं दोस्तों अगला सवाल। और अगला सवाल क्या है ये देखिए, क्या सवाल पूछा गया है? कानड़देव प्रबंध का रचयिता कौन है? किसका रचयिता? कानड़देव प्रबंध। अब कानड़देव प्रबंध के 4 ऑप्शन है, नयन सुख, राम भट्ट, पद्मनाभ या हेम कवि। तो दोस्तों इसके जो रचयिता है वो है पद्मनाभ। दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कानड़देव प्रबंध में कहाँ का इतिहास लिखा गया है? जालोर का। और जालोर में किसका लिखा गया है? एक शासक हुए हैं प्रतापी शासक, जिनका नाम क्या था? कानड़देव चौहान। उनकी क्या बताई गई है? वीरता। इसके अलावा किस युद्ध का वर्णन किया गया है? तो एक युद्ध हुआ है 1311 में जालोर के अंदर। और युद्ध का हमलावर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। यानी कौन था? एके का मतलब अलाउद्दीन खिलजी समझना है यहाँ पे। अब याद रखना, इसके अलावा इस कानड़देव प्रबंध में किस किस का वर्णन है? तो यहाँ पर देखिए एके वर्सेज यानी अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव के मध्य युद्ध का वर्णन है। किसके मध्य? कानड़देव के मध्य। इसके अलावा वीरमदेव चौहान, वीरमदेव कौन था? कानड़देव का पुत्र था। और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी और उसका नाम था फिरोजा। क्या नाम था? फिरोजा। इन दोनों के मध्य का प्रेम प्रसंग दर्शाया गया है। यानी ये प्रेम प्रसंग था, वो कैसा था? एक तरफा प्यार था। यानी फिरोजा का वीरमदेव से प्यार करती थी, लेकिन वीरमदेव फिरोजा से प्यार नहीं करता था। इसीलिए तो ये युद्ध हुआ था। मतलब कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी कहता है वीरमदेव से कि भाई मेरी बेटी से विवाह कर ले, तब अलाउद्दीन खिलजी को वीरमदेव क्या कहता है
कि मामो लाजे भाटिया। कौन लाजे भाटिया? मामो लाजे भाटिया, यानी मेरा जो मामा की तरफ से कुल है वो भाटी वंश है। और कुल लाजे चौहान, कुल लाजे चौहान, यानी अगर दूसरी बार अगर मैं शादी करता हूं दूसरी बात, तो मेरा चौहान वंश है उसका भी नाम क्या होगा? खराब होगा। क्या कहता है कि मामो लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जद परणु में तुर्कानी तब पश्चिम उगे बाण। इसलिए वो ऐसा करके क्या कर देता है? मना कर देता है। और ये सब बातें किस में वर्णन है? कानड़देव प्रबंध में। और इसका राइटर कौन था? पद्मनाभ। अगला प्रश्न उठाते हैं, और अगला प्रश्न क्या है? देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान के संत जो लोक देवता के होने के साथ साथ एक कवि भी थे। 4 ऑप्शन है दोस्तों, अ में हड़बू जी, ब में मेहा जी, स में रामदेव जी और द में देवनारायण जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रामदेव जी। देखो रामदेव जी क्या थे? लोक देवता थे और कवि भी थे। रामदेव जी की कई बार एग्जामों में पुस्तक पूछी जाती है। कौन सी पुस्तक थी? तो 24 वाणियां। कितनी वाणियां? 24 वाणियां। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? उंडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। इसके अलावा रामदेव जी ने पंथ कौन सा चलाया था? कामड़ पंथ चलाया था। कामड़ पंथ की महिलाएं कौन सा नृत्य करती है? 13 ताली नृत्य करती है। इसके अलावा रामदेव जी की जो एक जाति है और उस जाति के लोग क्या करते हैं? रामदेव जी के जम्मे में जाते हैं और रामदेव जी के भजन गाते हैं। और वो कौन सी जाति है? मेघवाल। कौन सी जाति है भाई? मेघवाल। इसीलिए मेघवाल जाति के लोगों को रामदेव जी का क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। सवाल पूछे गए हैं, ध्यान रखना। क्या कहा गया है? रिखिया कहा गया है। अब अगला सवाल पढ़ते हैं, देखिए। और अगला सवाल क्या है? देखिए क्या सवाल है, इस तरह से पढ़ना शुरू कीजिए। निम्न में से किस चित्र शैली को पशु पक्षियों की शैली भी कहा जाता है? 4 ऑप्शन है इसके, अ जयपुर शैली, ब जैसलमेर शैली, स बूंदी शैली और द नागौर शैली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बूंदी शैली। बूंदी शैली को क्या कहा जाता है? पशु पक्षियों की शैली। किसकी शैली? पशु पक्षियों की शैली। एक चीज याद रखना, ये जो बूंदी में चित्र शैली है, यानी बूंदी चित्र शैली का स्वर्ण काल, बूंदी चित्र शैली का कौन सा काल? स्वर्ण काल। यानी सर्वाधिक चित्र किसके समय बने थे? तो एक शासक हुए थे बूंदी के, जिनका नाम था राव सुरजन सिंह। कौन थे? राव सुरजन सिंह। यानी राव सुरजन सिंह के समय बूंदी का जो चित्रकला का काल है वो स्वर्ण काल कहलाता है। और कभी एग्जाम में पूछ ले कि बूंदी की स्थापना किसने की थी? किसने की थी बूंदी की स्थापना? तो बात है 1341। और बूंदी की स्थापना की थी एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था राव देवा। किसने की थी? राव देवा। अब पढ़ते हैं अगला सवाल। और अगला सवाल क्या है? देखिए, सुमटिया लोकगीत का संबंध किससे है? अ में है ग्रास्य स्त्री, ब में सती स्त्री से, स में वीरांगना स्त्री से और द है भील स्त्री से। तो इसका जो राइट होगा वो होगा, देखिए सुबटिया पूछा है और सुबटिया गीत है उसका किससे है भाई? वो है भील स्त्री से। होता क्या है कि जब भील पुरुष अपने परिवार की आजीविका यानी पैसे कमाने के लिए कहाँ चला जाता है? घर से बाहर विदेश चला जाता है, तब भील स्त्री गीत गाती है। कौन सा गीत? सुमटिया गीत, उसे वापस बुलाने के लिए। और क्या कहती है? मारा हरिया रूकरा सुमटिया थने राम मिले तो कई जेरे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा भील। और जैसे ही यानी सुमटिया, यहाँ पर सवाल ये भी पूछा गया है, ध्यान रखना दोस्तों, कि सुमटिया लोकगीत में सुमटिया क्या है? तो सुमटिया एक पक्षी होता है। क्या होता है? एक पक्षी का नाम है सुमटिया। और किस जाति की महिलाएं गाती हैं? भील स्त्री की। और ये कैसा गीत है? ये गीत है विरह का गीत। विरह का गीत का मतलब है कि याद वाला गीत है। जब ये गीत कब गाया जाता है? जब दिल में क्या आ जाता है? गम आ जाता है। अगला सवाल देखिए, नागौर में किस सूफी संत की मजार है? कहां पर? नागौर में। 4 ऑप्शन है, अ शेख हमीमुद्दीन, ब निजामुद्दीन औलिया, स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और द ख्वाजा कुतुबुद्दीन। तो ध्यान रखना दोस्तों, नागौर में जो दरगाह है, किस संत सूफी की मजार है? वो है शेख हमीमुद्दीन। कौन से शेख हैं? शेख हमीमुद्दीन। ध्यान रखना दोस्तों, शेख हमीमुद्दीन है, इनकी यहाँ पर दरगाह है
कई बार सवाल ये भी पूछा जाता है, इनका पूरा नाम है शेख हमीमुद्दीन नागौरी, क्योंकि नागौर में इनकी क्या है, दरगाह है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे और अगला प्रश्न देखिए, आमेर में शीला देवी का मंदिर किसने बनाया था? सवाल क्या पूछा गया है, आमेर में शीला देवी का मंदिर किसने बनाया था? तो आमेर में शीला देवी का मंदिर बनाया था मान सिंह ने। शीला देवी के बारे में बता दूं कि जब मान सिंह बंगाल जाते हैं विजय के लिए, और बंगाल के अंदर एक जगह है जैसोर, और जैसोर का एक शासक होता है जिसका नाम होता है केदार। क्या नाम होता है? केदार। और केदार को क्या करते हैं, पराजित, और पराजित करने के बाद ये मूर्ति कहाँ पर लेकर आ जाते हैं, आमेर, और आमेर में क्या कर देते हैं, स्थापित करवा देते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना, शीला देवी को कितने प्याले की शराब चढ़ती हैं? 2.5 प्याले। कैसी? 2.5 प्याले। कहते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ पर एक बलि दी जाती है, नर बलि दी जाती थी, अब नहीं दी जाती है, ध्यान रखना, प्राचीन काल में नर बलि दी जाती थी और 2.5 प्याले शराब भी चढ़ती थी। एक चीज याद और ध्यान रखने की है कि शीला देवी के अलावा और 2.5 प्याले शराब किसकी चढ़ती है, तो आगे वाले प्रश्न में हम आपको बताएंगे। देखिए अगला सवाल, अब देखिए धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध हैं? 4 ऑप्शन है, अ अजमेर, ब झालावाड़, स कोटा और द जोधपुर। दोस्तों ये जो धींगा गणगौर हैं ये कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? जोधपुर की। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? 4 ऑप्शन है, अ जयपुर, ब उदयपुर, स जोधपुर और द अजमेर। दोस्तों जो प्रसिद्ध मीनाकारी के गहने बनते हैं वो बनते हैं जयपुर के, लेकिन सवाल कई बार ये भी पूछा जाता है कि जयपुर में या फिर राजस्थान के प्रसिद्ध मीनाकारी गहना बनाने के वाले व्यक्ति हैं, यानी जो मीनाकारी गहनों से संबंधित बहुत अधिक क्या रखते हैं, रुचि रखते हैं, जानकारी रखते हैं, और उनका नाम था सरदार कुदरत सिंह। कौन से सरदार? कुदरत सिंह। ये बहुत प्रसिद्ध क्या हुए हैं, मीनाकार हुए हैं, यानी मीनाकारी गहने बनाने वाले हुए हैं। अगला सवाल देखते हैं, किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, अ जैसलमेर, ब जालोर और स सिवना और द बूंदी। अब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों बूंदी। कौन सा आंसर होगा? बूंदी, क्योंकि बूंदी की जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बूंदी। अब देखिए बूंदी का जो दुर्ग है, इस बूंदी के दुर्ग की आकृति कैसी है? तारेनुमा। कौन सा नुमा? तारेनुमा। इसीलिए तारागढ़ दुर्ग नाम दिया जाता है किसको? बूंदी के किले को। अगर यहाँ पर बूंदी की जगह अजमेर होता तो भी सही होता, क्योंकि अजमेर के अंदर एक किला है तारागढ़। कौन सा गढ़ है? तारागढ़। राजस्थान में तारागढ़ नाम से कितने किले हैं? तो राजस्थान में तारागढ़ नाम से 2 किले हैं, एक कहाँ है? बूंदी में, और दूसरा कहाँ है? अजमेर में। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? कौन से दिन का? 2.5 दिन का। दोस्तों 4 ऑप्शन है, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर और द कोटा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो है अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। बात करते हैं 2.5 दिन के झोंपड़े की। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। कहते हैं कि पहले जो 2.5 दिन का झोपड़ा था वहां पर पहले क्या थी? संस्कृत पाठशाला, और इस संस्कृत पाठशाला को क्या किया था? तोड़ के नष्ट करके किसका निर्माण किया गया था? 2.5 दिन के झोपड़े का। इसके अलावा अगली बात कि ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है यहाँ पर एक उर्स लगता है, यानी एक क्या लगता है? उर्स लगता है। एक दरगाह है, और वो दरगाह किसकी है? पंजाब शाह की दरगाह। किसकी दरगाह है भाई? पंजाब शाह का उर्स कहाँ आयोजित होता है? इसी 2.5 दिन के झोपड़े में आयोजित होता है। यहीं पर क्या लगता है? मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट, और अगला क्या है प्रश्न वो देखते हैं। जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी हैं? तो दोस्तों याद रखना 4 ऑप्शन है इसमें, चौहान वंश, गुहिल वंश, सिसोदिया वंश और राठौड़ वंश। तो इसका राइट आंसर है वो है चौहान वंश। जीर्ण माता का मंदिर कहाँ है? तो ध्यान रखना दोस्तों, सीकर में। कहाँ पर है? सीकर में।
इसके अलावा जीर्ण माता को कितने प्याले शराब चढ़ती है? तो जीर्ण माता को ध्यान रखना 2.5 प्याले शराब चढ़ती है। कितने प्याले शराब चढ़ती है? 2.5 प्याले। इसके अलावा जीर्ण माता का उपनाम भी मिलता है, ध्यान रखना दोस्तों, जीर्ण माता का उपनाम, इसको कहते हैं मधुमक्खियों वाली देवी। कौन सी देवी? मधुमक्खियों की देवी, मधुमक्खियों की देवी। इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट सवाल ये है, क्या सवाल है कि राजस्थान में कौन सी लोक देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए जो दीपक जलाया जाता था, उस दीपक का घी था वो मुगल दरबार से आता था, तो वो थी जीर्ण माता। कौन सी? जीर्ण माता। और जीर्ण माता के मंदिर में जो जोत के लिए, यानी जो जोत जलाने के लिए, यानी दीपक जलाने के लिए जो घी आता था, वो कहाँ से आता था? वो आता था मुगल दरबार से। कहाँ से आता था? मुगल दरबार से। कहा जाता है कि एक बार औरंगजेब की सेना थी, यहाँ से निकल रही थी, तो औरंगजेब के सैनिकों ने क्या किया था, जीर्ण माता को लेकर, किसी बात को लेकर इन्होंने कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। इसलिए जीर्ण माता के मंदिर की जो मधुमक्खियाँ थी वो क्या हो गई थी, गुस्सा हो गई थी और उन्होंने मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। तब औरंगजेब ने माफ़ी मांगी और क्या किया था, हर रोज़ जो यहाँ पर ज्योति होती है, जो पूजा होती है, जो दीपक जलता है, उसका घी कहाँ से भेजने के लिए उन्होंने कहा था, देवी से प्रार्थना की थी, मुगल दरबार से। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। और अब बात करते हैं एक नई बात आपसे। देखिए दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो नवीनतम पैटर्न है, उस पर आधारित सामान्य ज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, वो चला रही है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी। तो जल्दी से जल्दी आपको नए नए वीडियो देखने के लिए तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का पेज है, उसको खोलिए, उसको हाथों हाथ सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा लाइक वाला बटन दबाइए और नए नए वीडियो देखते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।